अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारे पास जो चैप्टर है टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 18 का ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई अहम लॉन्ग है। इस चैप्टर के अगर 2 या 3 लॉन्ग मुझसे पूछे जाएं तो उनमें से ये अहम तरीन लॉन्ग में से एक है। इस चैप्टर के टोटल 4 से 5 लॉन्ग है, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है। फर्दर मोर ऑपरेशनल एम्पलीफायर आएगा, उसमें 2 लॉन्ग आएंगे, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। बट ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। सबसे पहले मैंने डिफाइन दी है एम्पलीफायर की, जो कि आपको बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन एम्पलीफायर आर डिफाइंड एज द सर्किट आर डिवाइस व्हिच एम्पलीफाइज द सिग्नल। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, बयान तो इसमें यह हुआ है कि ये एक ऐसा सर्किट या डिवाइस होता है जो आपके सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, उसमें इन्हांसमेंट कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है। लेकिन इसकी आपके पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि आप जब स्पीकर में या किसी भी ऐसे डिवाइस में साउंड बोलते हैं तो आपकी आवाज़ जो है वो मैग्नीफाई होकर हमारे यहाँ सामने आती है। तो वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि एम्पलीफायर का क्या मतलब होता है कि ये हमारे पास ऐसा डिवाइस होता है जो आपके सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। मैंने इसको पिक्टोरियली ये वाज़ेह किया है कि मेरे पास वेव फॉर्म थी, जब एम्पलीफायर में से गुजरी तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ गया। तो इसको प्रोसेस को आप एम्पलीफिकेशन और ऐसे डिवाइस को आप एम्पलीफायर कहते हैं। टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर हैं। हमारे यहाँ तो एक ही तरह का एम्पलीफायर इस्तेमाल हुआ है, ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। बट इसकी टाइप्स लिखने की वजह यह है कि जो कल हमारे यहाँ पेपर आया है आपके एमकैट का एंटी टेस्ट का, उसमें एक टर्म आई थी PIV, स्टैंड्स फॉर पीक इनवर्स वोल्टेज। वो हमारी पूरी बुक में नहीं है, कहीं भी वो आपके पास एब्रीविएशन यूज नहीं हुई, पीक इनवर्स वोल्टेज PIV की एब्रीविएशन यूज नहीं हुई, लेकिन उसने दे दी है। उसकी वजह ये थी कि वो A लेवल में शामिल थी। अब हमारे पास ये है कि इसी वजह से मैंने भी ये टाइप्स ऑफ एम्पलीफिकेशन लिखने की वजह यही है कि ये एम्पलीफिकेशन की टाइप्स वहाँ नाम लिखे गए हैं, तो मैंने वहाँ से ही नाम लिख के लाया हूँ ताकि बहुत सारे बच्चों में से आप में से एंटी टेस्ट अगले साल देना है, तो इसी वजह से मैंने इसका लिख दिया ताकि आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत इल्म हो जाए। सबसे पहले हमारे पास है कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर। तो ये 5 तरह के एम्पलीफायर जो हैं वो मोस्ट कॉमन है। बाकी इसकी फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो आपके और A लेवल के सिलेबस में शामिल थे वो यही थे। आगे हमारे पास जो बुक में शामिल है वो है ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। उसमें से हमने जो डिस्कस करना है वो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को डिस्कस करना है। और मैं वाज़ेह कर चुका हूँ कि आपकी बुक में जो ज़्यादातर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया है वो NPN किया गया है, तो इसलिए ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इसके सामने मैंने NPN लिख दिया है। अब हमने इसमें करना क्या है कि हमने एम्पलीफिकेशन या गेन फाइंड करना है। ट्रांजिस्टर की एम्पलीफिकेशन या गेन फाइंड करना है जो इक्वल होगा आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज के, और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एम्पलीफिकेशन या ओपन लूप गेन जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा माइनस बीटा RC ओवर RIE। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा जो एट द एंड हमने प्रूव करना है। उसके बाद है हमारे पास सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में अगर आप देखें तो मैंने सबसे पहले ट्रांजिस्टर ड्रा किया। जब ट्रांजिस्टर ड्रा किया तो ट्रांजिस्टर का ये बेस है, ये P हो गया, क्योंकि NPN लेना था तो ट्रांजिस्टर का बेस P हो गया, कलेक्टर N हो गया और एमिटर जो है वो भी N टाइप हो गया। अब आपको पता है कि जो मेरे पास नॉर्मल मोड या एक्टिव मोड ऑफ ट्रांजिस्टर हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने बेस एमिटर जंक्शन जो था वो फॉरवर्ड वाइज रखा था, और जो कलेक्टर एमिटर जंक्शन था वो हमने क्या रखा था, रिवर्स वाइज रखा था। इसको फॉरवर्ड वाइज करने के लिए, क्योंकि बेस जो है वो P टाइप है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया, जब P पॉजिटिव के साथ जुड़ा तो ये मेरे पास जो बेस एमिटर जंक्शन था वो हो गया फॉरवर्ड वाइज। कलेक्टर एमिटर जंक्शन को रिवर्स वाइज करने के लिए मैंने क्या किया, कलेक्टर का N है, N टाइप है, तो N टाइप को मैंने बैटरी के पॉजिटिव के साथ जब जोड़ा तो ये मेरे पास हो गया रिवर्स वाइज। आगे ये है उसी तरह पहले की तरह मैंने बेस वोल्टेज दे दिया VBB, और उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रेजिस्टेंस लगा दी RB। और ये जो VBE है ये मेरे पास इनपुट वोल्टेज है, जो जिसको मैंने Vin कहा है। जो मैंने इनपुट देनी है वो मैंने VBE या Vin को RB को देनी है।
आगे फर्दर मोर जो है मेरे पास आउटपुट वोल्टेज वो मैंने लेना है आरसी के क्रॉस, और वो मेरे पास इक्वल होगा कलेक्टर अमीटर का वोल्टेज। कलेक्टर और अमीटर का वोल्टेज उसको कहा है VCE। पहले की तरह सप्लाई VCC भी दे दी, आरसी का वही पर्पज है कि ये भी कंट्रोल रेजिस्टेंस है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट IC है। सबसे पहले ऐसा किया कि कोई सिग्नल नहीं दिया, सिंपल बाइसिंग करके इसको स्विच ऑन कर दिया, हमारे पास ट्रांजिस्टर को ऑन कर दिया। जब ऑन कर दिया तो हमारे पास इसके दो लूप बनते हैं। इलेक्ट्रिकल का ये वर्ड है लूप, ये आपको समझ लेना चाहिए। मैंने कई दफा पहले भी बात कर चुका कि क्लोज पाथ जो होता है करंट का उसको लूप कहा जाता है। कुछ कंडीशंस हैं अदर, लेकिन आपके यहाँ सिंपली यही याद रखा जा सकता है कि जो क्लोज पाथ होता है करंट का उसको क्या कहा जाता है, लूप कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। अब इसका एक लूप तो ये है कि मेरे पास बेस और जो अमीटर का लूप है वो क्या कहलाता है, आपके पास इनपुट लूप कहलाता है, जो यहाँ से शुरू करके इस तरह घूमते हुए यहाँ तक है, ये इनपुट लूप कहलाता है, जिसको बेस अमीटर लूप कहते हैं। इसमें बेस और अमीटर है। आगे हमारे पास है आउटपुट लूप। आउटपुट लूप में हमारे पास क्या है, कलेक्टर अमीटर। कलेक्टर से लेकर अमीटर, और ये जो मेरे पास एक कंप्लीट लूप बनता है, यहाँ से लेकर कलेक्टर, यहाँ से आते हुए वापस यहाँ कलेक्टर पर आना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, आउटपुट लूप कहलाता है। और ये मुश्तमिल होता है कलेक्टर और अमीटर पे। अब हमने ये किया कि हमारे पास जो I in है वो I बेस के इक्वल है। जो बेस करंट है वो मेरा इनपुट करंट कहलाएगा। आप जानते हैं कि मेरे पास जो V होता है ओम लॉ के अकॉर्डिंग वो किसके इक्वल होता है, IR के। अगर मैं यहाँ से I निकालना चाहूँ तो वो डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, वो मेरे पास इक्वल होगा I इज इक्वल टू V ओवर क्या होगा, R। मैंने जब V और R लिखना चाहा तो इनपुट करंट के लिए मेरे पास IB आ गया, तो वोल्टेज जो इनपुट है वो मेरे पास क्या है, VBE है। बेस से अमीटर जो वोल्टेज होगा वो मेरे पास इनपुट वोल्टेज कहलाएगा, वो मैंने लिख दिया VBE। और बेस से अमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर RIE है, वो मैंने उसकी लिख दी। इसको क्वेश्चन नंबर हमने 1 कह दिया। अब हमने जो बीटा का रिलेशन पढ़ा था IC और IB के साथ, वो मेरे पास था कि बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB। IC यहां से निकालो तो IB डिवाइड हो रहा था, वो जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो IC इज इक्वल टू बीटा IB। तो IB की ये जो ऊपर वाली वैल्यू है क्वेश्चन 1 में ये पुट की तो मेरे पास आ गया IC इज इक्वल टू बीटा, और IB की जगह मेरे पास आ गया VBE बटा RIE। आगे मेरे पास है आउटपुट लूप, कलेक्टर अमीटर। आउटपुट लूप पे मैंने लगाना है KVL। KVL की स्टेटमेंट ये थी कि हमारे पास सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज लूप इज जीरो। द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस या पोटेंशियल चेंजेस इज जीरो। मैंने ऐसा करना है कि मेरे पास आउटपुट लूप में 3 वोल्टेज हैं। अगर आप गौर करें तो एक VCC, एक RC के क्रॉस वोल्टेज VC, और एक मेरे पास VCE। ये मेरे पास आउटपुट लूप है, ये कंप्लीट लूप है मेरे पास यूं। ये मेरे पास यहां से शुरू करके यहां तक ये कंप्लीट लूप है। इसमें 3 वोल्टेज हैं, एक VCC, एक VC और एक VCE। मैंने जब इनकी क्वेश्चन लिखनी शुरू की तो मैंने यहां से शुरू किया क्योंकि ये टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव था, तो VCC मैंने पॉजिटिव ले लिया। ICRC वोल्टेज इक्वेशन V इज इक्वल टू IR, उसी को फॉलो करते हुए वोल्टेज लिखा इस रेजिस्टेंस का, तो ICRC आ गया। अब इसके साथ माइनस साइन क्यों लगाई है, क्योंकि हमारे पास R जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस पावर जो है वो डेसिपेट हो रही है। पावर डेसिपेशन को इलेक्ट्रिसिटी में नेगेटिव लेते हैं, तो ये माइनस ICRC हो गया। फर्दर मोर मेरे पास क्या हुआ कि जो VCE वोल्टेज था वो लिखना था, वो जो VCE वोल्टेज था वो माइनस साइन के साथ लिख दिया। मैंने वादे किया है कि जो कलेक्टर और अमीटर के क्रॉस वोल्टेज वो मेरा आउटपुट वोल्टेज है, तो मैंने VCE को किसके इक्वल रखा हुआ है, V आउट के, तो मैंने VCE को रिप्लेस कर दिया V आउट से, इज इक्वल टू 0। अब मैंने V आउट निकालना चाहा तो V आउट इधर चला गया, बाकी सारी क्वेश्चन उधर रहेगी, तो उसको तरतीब लगा के लिख दिया V आउट इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। अब फर्दर मोर ये किया कि जो मेरे पास ये V आउट था, VCC IC की ये जो वैल्यू मैंने निकाली थी बीटा VBE और RIE, ये यहाँ ला के क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 3 में आकर पुट की, मेरे पास VCC माइनस IC की जगह बीटा VBE बटा RIE
इनटू क्या मेरे पास आ गया ये आर सी। आई सी की जगह सिर्फ उसकी वैल्यू लिखी और इस स्टेप में कुछ भी नहीं किया। ये तो बेटा तब था जब मैंने कोई सिग्नल और नहीं दिया, सिर्फ इसकी बाइसिंग की थी और बैटरी से ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाया था। अब मैंने ऐसा किया कि रेजिस्टेंस जो आर बी है उसके क्रॉस एक सिग्नल दे दिया और उस सिग्नल का नाम क्या है वी इन, जो सिग्नल है वो हमने इसको प्रोवाइड कर दिया। जब मैंने वी इन सिग्नल प्रोवाइड किया तो उससे हुआ क्या, उस वोल्टेज से जो मैंने एक सिग्नल नया इंट्रोड्यूस करवाया है, ये सिग्नल कौन सा इंट्रोड्यूस करवाया है, ये वो सिग्नल इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको मैंने एम्पलीफाई करना है। पहले तो जो मैंने बैटरी दी थी उसने सिर्फ ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाया है, लेकिन अब वो मैंने सिग्नल दिया है जिसको मैंने क्या करना है एम्पलीफाई करना चाहता हूं। जब मैंने वो एम्पलीफाइंग सिग्नल दिया तो उस एम्पलीफाइंग सिग्नल ने इसका इनपुट करंट बढ़ा देगा, इसका जो आई बी है वो इंक्रीज कर देगा। अगली चीज इसका जो वोल्टेज है इनपुट वो इंक्रीज कर देगा। जब मेरा आई बी बेस करंट बढ़ जाएगा और मेरा बेस वोल्टेज बढ़ जाएगा तो उसके बढ़ने से आपको नजर आ रहा है कि जब मेरे पास आई बी बढ़ेगा तो आई सी भी बढ़ जाएगा। जब आई सी बढ़ेगा तो मेरे पास वी सी ई जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज है, यानी कि मेरे पास वी सी ई वोल्टेज है, वी आउट वोल्टेज है, वो भी बढ़ जाएगा। तो इन शॉर्ट आई वांट टू से दैट जब मैं अपना इनपुट पे सिग्नल डालूंगा तो मेरा बेस करंट बढ़ेगा, बेस करंट के बढ़ने से मेरा इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि V इक्वल टू आई आ रहा है। जब I बढ़ेगा तो V बढ़ जाएगा। जब मेरे पास बेस वोल्टेज बढ़ेगा तो आउटपुट का वोल्टेज और आउटपुट का करंट यानी कि VCE, V आउट और IC जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसी को मैंने ये लिखा कि मेरे पास जो बेस करंट IB है वो बढ़ के IB प्लस डेल आई इन हो जाएगा। ये जो डेल आई इन है जो मैंने सिग्नल इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको मैंने मैग्नीफाई करना है, उसकी वजह से ये इंक्रीज है। आगे मेरा बेस वोल्टेज जो है वो VBE से बढ़ के डेल वाई इन भी साथ ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास ये बढ़ के VBE प्लस डेल वी इन हो जाएगा। आगे V आउट है वो V आउट में डेल वी इन ऐड हो जाएगा। अब इक्वेशन 3 में मैंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जहां जहां वोल्टेज में इंक्रीज आया है, इनहांसमेंट आई है, वो मैंने इंट्रोड्यूस करवा देनी है। वो वोल्टेज में जो चेंज आई है वो मैंने इंक्रीज कर देनी। आप देख रहे हैं कि मेरा जो V आउट है वो बढ़ के V आउट प्लस डेल वी इन हो चुका है, डेल वी इन हो चुका है। अब मैंने ऐसा किया कि डेल वी आउट जो है वो V नॉट प्लस डेल वी आउट हो चुका है, तो मैंने ऐसा किया कि V आउट की जगह क्वेश्चन नंबर 3 में V आउट प्लस डेल वी आउट लिख दिया। ये तो मेरे पास लेफ्ट साइड इसकी अपडेट होगी। राइट साइड पे जाऊं तो मेरे पास VCC उसी तरह आ गया, बीटा भी उसी तरह आ गया, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, RIE में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, RC में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसी तरह लिख दिया। लेकिन जो मेरा VBE था वो मेरा पढ़ के क्या हो गया था VBE प्लस डेल वी इन, वो मैंने उसी तरह VBE को बढ़ा के क्वेश्चन नंबर 3 में VBE प्लस डेल वी इन लिख दिया। अब मैंने सिंपल क्या किया कि मैथमेटिक्स का रूल अप्लाई किया कि जो रकम बाहर थी वो दोनों से जाके मल्टीप्लाई कर दी। V नॉट प्लस डेल वी नॉट उसी तरह आ गया, VCC उसी तरह आ गया, माइनस बीटा RC RIE VBE आ गया, प्लस माइनस माइनस R मेरे पास बीटा RC RIE डेल वी इन आ गया। अब आ गया बाय सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 3 फ्रॉम क्वेश्चन 4। हमने ऐसा किया कि क्वेश्चन 3 को सब्ट्रैक्ट किया क्वेश्चन 4 से। इसका रूल बुनियादी यही होता है कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस किया जाता है और राइट साइड को राइट साइड से माइनस कर दिया जाता है। जब मैंने इसकी लेफ्ट साइड देखी तो वो लिख दी V नॉट प्लस डेल वी नॉट, उससे इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट साइड माइनस कर दी, यानी कि माइनस V नॉट कर दिया। ये V नॉट प्लस डेल वी नॉट, उसमें से ये माइनस V नॉट कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। फर्दर मोर ये किया, इसकी राइट साइड की इक्वेशन लिखी VCC माइनस बीटा RC RIE VBE माइनस बीटा RC RIE डेल वी इन, ये मैंने इसकी राइट साइड की इक्वेशन लिख दी। इसमें से माइनस करनी है क्वेश्चन नंबर 3 की राइट साइड, तो ये प्लस का VCC था, ये माइनस का VCC हो गया। आगे ये माइनस का था, जब मैंने माइनस किया तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये प्लस का होके बीटा VBE RIE RC हो गया। अब आपने इस तरह किया कि इस V नॉट से ये V नॉट कैंसिल कर दिया
और इस मैंने VC से ये VCC कैंसिल कर दिया। फर्दर मोर मेरे पास ये माइनस बीटा RC RI VB है, ये प्लस बीटा VBE RI RC है, तो इससे हमने ये कैंसिल कर दिया। इससे जो मेरे पास चीज बच गई वो इधर बच गया डेल V आउट और उधर बच गया माइनस बीटा RC और RE डेल V इन, ये चीज बच गई। अब मैं अगर इसमें से डेल V इन को दोनों साइड पे डिवाइड कर दूं तो इधर भी डेल V इन से डिवाइड कर दिया, उधर भी कर दिया। डेल V नॉट बटा डेल V इन माइनस बीटा RC और RI डेल V इन को डेल V इन से डिवाइड किया तो ये भी आपस में से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मेरे पास जो बचा वो बच गया डेल V आउट बटा डेल V इन। ये मेरे पास अगर आप गौर करें तो जहां से लेकर चला हूं तो ये मेरे पास जो गेन है या एम्पलीफिकेशन है वो डेल V आउट और डेल V इन के ही इक्वल है। इसको मैंने अपना गेन कह लिया, ए कह लिया, तो ये मेरे पास जो गेन आया आपके पास वोल्टेज का वो मेरे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस बीटा RC ओवर RI, क्योंकि जो मेरे पास डेल V इन बटा डेल V इन कैंसिल हो गए, बाकी बचा यही था माइनस बीटा RC ओवर RIE। अब इसमें जो नेगेटिव साइन है वो ये बताती है कि जो आपकी इनपुट और जो आउटपुट होगी वो आपके पास इनपुट के अकॉर्डिंग जो आउटपुट होगी वो इन्वर्ट होकर सामने आएगी। अगर इनपुट का क्रस्ट आया था तो उसका ट्रफ आएगा, अगर इसका ट्रफ भेजेंगे तो उसका क्या आएगा, क्रस्ट आएगा। इसमें जो फेज शिफ्ट आएगा, जो एंगल का शिफ्ट आएगा वो 180 डिग्री का आएगा। ये मशहूर मरूफ इंतहाई मशहूर ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास जो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है उसमें जो शिफ्ट आता है एंगल में वो कितने डिग्री का आता है, 180 डिग्री का। दैट मीन क्रस्ट भेजे तो ट्रफ मिलता है, ट्रफ भेजे तो क्रस्ट मिलता है। आपकी इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो आपके पास इन्वर्जन आती है वो आपका जो सिग्नल है वो इन्वर्ट होता है, वो कितने से होता है, 180 डिग्री से। ये हर बच्चे को याद रहना चाहिए कि हमारे पास इनपुट और आउटपुट लूप में ये नेगेटिव साइन क्या बताती है कि आपके पास 180 डिग्री का शिफ्ट आता है। 180 डिग्री का क्या आता है बेटा, शिफ्ट आता है। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलते हैं।